नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है 70 बीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया कोचिंग के जो टेस्ट पेपर हैं वो अभी सॉल्व करवा रहे हैं हाल ही में। तो इस कड़ी में हम लोग जो है 5 नंबर के टेस्ट पेपर तक अभी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर का टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो इंडियन पॉलिटी पे आधारित है। इसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इनका क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 6वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में ब्रिटिश जो है वो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। जबकि दूसरा कथन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया था। तो संविधान के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो संविधान है वो अस्तित्व में कब आया, 24 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो भारत में ब्रिटिश आए थे वो 1608 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए थे। और 1600 ईस्वी में जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। और कंपनी जो अभी तक जो है सिर्फ जो है व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उसने जो है 1765 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। इसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन है कि जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान अस्तित्व में आया, ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पे डेट पड़ी है 24 जो है, लेकिन हकीकत में आया 26 जनवरी को, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो है हमें जो है एक देश के रूप में जब स्वतंत्रता मिली तो जो है स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है भारत में एक संविधान के गठन की जो है ज़रूरत महसूस हुई। और यहाँ इसको अमल में लाने के लिए या उसको अमल में लाने के उद्देश्य से जो है 1946 में जो है हमारे जो प्रमुख लीडर थे उनके द्वारा जो है एक संविधान सभा का गठन किया गया। और उन्होंने निश्चय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को अस्तित्व में लाया जाएगा, और उसी दिन ही संविधान अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था। पहला यह है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा कथन है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तीसरा कथन है कि कंपनी के जो है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। चौथा कथन है कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में गलत है। तीसरा और चौथा जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि तीसरे में कहा जा रहा है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। क्योंकि 1784 में जो है 84 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें जो है कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया था, ना कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि चौथा इसलिए गलत है क्योंकि जो है 1953 की जो चार्टर्ड एक्ट था इसमें जो है प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का जो है प्रारंभ हुआ था। इसलिए यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में नहीं है, इसलिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरा कथन है 1833 के अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन के बारे में कि असत्य कथन का चयन करें।
तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि जो है पूछा गया है चार्टर्ड अधिनियम के बारे में, लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उनकी खामियों को ठीक करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, और जिसे जो है बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका जो है चार्टर्ड अधिनियम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे केवल जो है असत्य के लिए पूछा गया है, तो ए ऑप्शन असत्य था, तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया, जबकि दूसरा कथन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, जबकि तीसरा कथन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 कथन सही हैं, कौन कौन से ये आपको बताते हैं हम लोग। 2 कथन सही है, जो है 1784 में जो है जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके संदर्भ में बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 को पारित किया। यह आपको हम लोग पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी जो है एक तरीके से कहा जाए तो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसकी कुछ विशेषताएं यह थी कि इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया इसके तहत, और इसने जो है निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के जो है अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया, और जो है इस प्रकार जो है द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की गई कि जो है वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इसके अलावा जो है यह अधिनियम 2 महत्वपूर्ण कारणों से काफ़ी प्रसिद्ध था। पहला था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत था। तो टोटल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, किस चार्टर्ड कानून या अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा 1793 के चार्टर कानून के तहत यह प्रावधान किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्न युग्मों पर ध्यान दें। पहला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, दूसरा है भारत के प्रथम वायसराय, तीसरा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे देखा जाए, पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने युग्म जो है गलत सुमेलित हैं, कितने युग्म जो है गलत सुमेलित हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये सही है मिलान। अगला है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो ये भी जो है मिलान गलत है, तो 2 मिलान यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1853 की चार्टर्ड अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, जबकि दूसरा कथन है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राजस्व सचिव के पद का सृजन किया गया। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे देखा जाए 7 में यह है, सही जवाब होगा केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत जो है पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएट किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन है। और एसोसिएट होने वाले प्रथम सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई, जबकि दूसरा कथन है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जबकि तीसरा कथन है कि मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला और तीसरा यहाँ पे कथन सही है, और माफ़ कीजिए गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। गलत कौन सा? पहला और तीसरा। पहला तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है, इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया और राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की और आयोग के सभी सदस्य जो है ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे समर्थन नहीं किया था, बहिष्कार किया था, इसलिए जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी कि इस संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पे इनकी विभागों का जिक्र है, तो साथ में यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जॉन मथाई को क्या मिला था, कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, ये आपको बताना है। तो जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था, जो मिलान में गलत है। अगला है लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय मिला था, ये सही है। आशफ अली को जो है रेलवे एवं परिवहन मिला था, ये भी सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है विधि जो है डिपार्टमेंट मिला था, कानून विभाग मिला था, ये गलत है। CH भाभा को कौन सा मंत्रालय मिला था, कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था, ये भी गलत है। तो सही के लिए पूछा गया था, तो दूसरा तीसरा सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है CH भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य था, जबकि रफ़ी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग संचार था। दूसरा कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि CH भाभा द्वारा धारित विभाग जो है वाणिज्य था, जबकि रफ़ी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग संचार था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, जबकि दूसरा कथन है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जबकि तीसरा कथन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। चौथा कथन है एक जो है संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 12 में देखा जाए, तो 12वें में देखा जाए पूछा गया सही कथन कौन सा है। तो 12वें में चारों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1936 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा, जबकि दूसरा कथन है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए
जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है गलत हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है 1934 में पहली बार रखा गया था, ना कि 1936 में। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है और इसका विचार जो है एम.एन. रॉय ने रखा था। और रॉय जो थे भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, जिन्होंने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं सम्मिलित होगा। लेकिन 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया और इसे पुनः दोहराया भी गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा, जबकि दूसरा कथन है इसने अपनी योजना को जो है 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, जबकि तीसरा कथन है मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। तो यहाँ पे कितने कथन असत्य हैं ये आपको बताना है। तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे, ये जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। और इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ये भी सही है। और जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को जो है 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी जो है संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी। दूसरा कथन है सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना तय किया गया था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा कथन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुना गया। तीसरा कथन है 16 जुलाई 1947 को एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन जो है सही नहीं है, असत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया, इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। जबकि क्वेश्चन में लिखा है स्थायी मेंबर, तो स्थायी मेंबर नहीं थे, अस्थायी मेंबर थे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी सभापति चुना गया था। इसी तरीके से 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। बाद में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया और इसके पश्चात जो है 16 जुलाई 1947 को वी.टी. जो है कृष्णामाचारी को सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी चुना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
जबकि दूसरा कथन है 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो असत्य जो है दूसरा कथन है, असत्य जो है दूसरा कथन है, क्योंकि जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से जो है संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा कथन है कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हेतु राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है असत्य कथन जो है बी ऑप्शन है, जबकि पहला कथन सही है, दूसरा गलत था। क्यों दूसरा गलत है? दूसरा इसलिए गलत है कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई तथा जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मिलान करना है। तो प्रांतीय संविधान समिति की जो मेंबर थे वो जो है सरदार पटेल थे। इसके जो है जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए पहला मिलान गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के जो मेंबर थे जेवी कृपलानी थे, ये सही है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। अगला है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी, उसके जो मेंबर थे जीवी मावलंकर थे, ना कि BR अम्बेडकर, इसलिए ये भी गलत है। दूसरा तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जबकि दूसरा कथन है सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरा कथन है HVR एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सभी कथन सही है, असत्य तो कोई है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। दूसरा कथन है संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र बिहार था। यहाँ पे सही कथन चुनना था, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 26 नवंबर 1949 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। किसको? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा कथन है संविधान सभा के सदस्य जो है निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए जो है अपवाहन समिति का नाम दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला इसलिए यहाँ पे गलत है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रावधान या विशेषता संघीय सरकार की नहीं है? तो यहाँ पे एक तो संविधान का लचीलापन और जो है आपातकालीन प्रावधान और जो है एक संविधान जो है का प्रावधान जो है संघीय सरकार की जो है विशेषता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि देखा जाए तो भारत का संविधान जो है संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम जो लक्षण है वो विद्यमान है, जैसे दो सरकार, एक केंद्र की होती है, एक जो है राज्य की होती है, और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता इत्यादि। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। जैसे हमें देखने को मिलता है एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मिलान करना है तो एकात्मकता की भावना में संघ और अर्धसंघ, ये जो है कथन किसका है, किस विद्वान का है, किस व्यक्ति का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है एकात्मकता की भावना में संघ अर्धसंघ जो है केसी वेरे की जो है का कथन है, इसलिए पहला मिलान यहाँ पे सही है। इसके अलावा बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है मॉरिस जोन्स का जो कथन है, इसलिए यहाँ पे ये मिलान गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने लिखा है ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो है कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है, इसलिए ये भी मिलान गलत हो जाएगा। इसके अलावा फेडरेशन विद आ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये कथन है आइवर जेनिंग्स व अन्य का। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दूसरा कथन है कि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे केवल जो है देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा सही है। पहला इसलिए जो है असत्य है क्योंकि संसदीय जो है व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया। दूसरा कथन है अमेरिका ने महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन ने 1928 में दिया था। तो सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वर्ष 1989 में जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मिलान करना है। एक तरफ विषय दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखा है। तो सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद दे रखा है 243 ता से 243 छ के मध्य, ये गलत है। अगला है अधिकरण 301 से 307 के मध्य, ये भी गलत है। अगला है प्रकीर्ण 361 से 367, ये सही है। अगला है संघराज क्षेत्र 233 से 237 के मध्य, लेकिन असल में होता है 239 से 242 के मध्य, इसलिए ये भी गलत है। तो 3 युग्म गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे 30 में देखा जाए तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है, लेकिन सामने लिखा है 112 है, ये मिलान गलत हो जाएगा। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत जो है दे रखा है और यही होता है, तो ये सही है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन जो है अनुच्छेद 169 के तहत होता है, ये मिलान एकदम सही है, इसलिए ये भी सही है। अगला है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है अनुच्छेद 45 के तहत आता है, ये भी सही है। तो जो है 3 युग्म यहाँ पे सही सम्मिलित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर
32 निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मिनर्वा मिल्स वाद को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि 11वीं अनुसूची में जहां 28 विषय शामिल है वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखा जाए तो 24 अप्रैल 1973 वह तारीख मानी जाती है जिस दिन उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में अपना फैसला सुनाया और इस केस को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है। और इसके अनुसार 11वीं अनुसूची के तहत देखा जाए तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय हैं ना कि 28। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि वहाँ पे केशवानंद भारती केस होना चाहिए और यहाँ पे 29 विषय होने चाहिए। और 12वीं जो है 12वीं अनुसूची है उसमें जो है 18 विषय हैं और यह जो है प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान संशोधन अधिनियम और जोड़ा गया भाषा। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 भाषाएं हैं और जो है कहा जा रहा है 21वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है उसमें सामने लिखा है सिंधी भाषा। तो उसके तहत जो है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया। तो ये मिलान जो है सही है। अगला है 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1992 में और इसके तहत जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, ये भी सही है। और 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे ये बात थी कि यहाँ पे डोगरी को नहीं जोड़ा गया था, डोगरी को जो है 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इसलिए दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। क्योंकि जो है यहाँ पे कोंकणी भाषा है ना, जो ये कोंकणी भाषा है ये 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसलिए केवल पहला ही मिलान सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भाग 6 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया था, जबकि भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया। अगला है कथन तीसरा, भाग 9 का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। दूसरा कथन है एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को खोजना है। तो 35 में देखा जाए तो असत्य कथन कौन सा है? कोई सा भी नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है, जिसे जो है राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि भारतीय समाजवाद जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें मार्क्सवाद की ओर से और ज़्यादा झुकाव दिखता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि जो है भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, और जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है।
इसके अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। लेकिन वहीं भारतीय समाजवाद जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि दूसरा कथन है परिवृक्षा और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से एक है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा कथन असत्य है, पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सामाजिक आर्ट है, जबकि दूसरा कथन है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यहाँ पे सही कथनों का चयन करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है अर्नेस्ट बार्कर है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बेरूबाड़ी संघ मामले जो 1960 में हुआ में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, जबकि दूसरा कथन है LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि देखा जाए तो बेरूबाड़ी संघ मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान में नहीं समान प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं और इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। हालांकि प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ऐसा तर्क दिया, लेकिन केशवानंद भारती में जस्ट उल्टा कहा और उन्होंने इसको जो है अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं LIC ऑफ इंडिया मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो तीनों ही मामलों में अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन केशवानंद भारती मामले में और LIC ऑफ इंडिया मामले में काफ़ी समानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को समाहित किया गया, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रस्तावना में निहित मूल जो है विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, जबकि दूसरा कथन है KM मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं, दोनों ही कथन ये असत्य है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और न्यायालय ने अपना यह मत बेरूबाड़ी संघ मामले में के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन न किया जाए। अर्थात अन्य शब्दों में कहा जाए तो न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो ये जो कथन है ये KM मुंशी का तो था, लेकिन जस्ट जो है ये कथन विपरीत था, इसलिए यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह जो है
सत्तानवा जो संविधान संशोधन था उसके तहत इसको जोड़ा गया। और इस संशोधन ने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और इसका विवरण जो है अनुच्छेद 19 में हमें मिलता है। और इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा जिसके तहत सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 को सम्मिलित किया गया। और इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसमें सहकारी समितियां नाम से शीर्षक को जो है संदर्भित किया गया। और इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरा कथन है अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। तो सही कथनों को चुनना है। तो दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। और 2002 के जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। हालांकि बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है और इसमें कटौती भी कर सकती है। और इनका उल्लेख अनुच्छेद 20-21 के तहत जो है 20-21 के तहत जो है प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि दूसरा कथन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का समूह होगा, जबकि दूसरा कथन है अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत जो है राज्यों के समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा। और यह व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट हो जाती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। इसके अलावा अमेरिकी संघ जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है और अतः राज्यों के संघ से विभक्त होने का अधिकार है, जबकि भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए दोनों ही कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किन राज्यों को भाग 21 में शामिल किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 21 में क्या प्रावधान है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं, उसके तहत संदर्भित किया गया है। तो शामिल कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और जो है अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है अन्य राज्य जो है पहले बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्य सम्मिलित हैं इसके तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। दूसरा कथन है कि इसके अंतर्गत राज्यों के जो है पुनर्सीमन की व्यवस्था की जाती है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है। दूसरा कथन इसलिए असत्य है क्योंकि जो है अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है, ना कि अनुच्छेद 2 में। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें।
पहला कथन है कि राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है, जबकि दूसरा कथन है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि तीसरा कथन है संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या अथवा दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकेगा। लेकिन जो है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया भी जा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए जो है इसमें जो है केंद्र के पास जो है ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि राज्य से जो है अनुमति लेना आवश्यक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का चयन करें। पहला कथन है कि जून 1948 में भारत सरकार ने के.एस. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। दूसरा कथन है 1948 में गठित GVP समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को माना, जबकि 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। चौथा कथन है फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित की गई। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो 1948 में जो है JVP समिति ने राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होना सही माना। ये कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए इसको सही मानेंगे, क्योंकि 1948 में जो गठित हुआ था JVP समिति, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो है भाषाई प्रांत समिति में सम्मिलित थे, और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट में राज्य दे रखा है, सूची सेकेंड में उनके गठन का वर्ष दे रखा है, तो इनका मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है कि नागालैंड का जो तो यहाँ पे नागालैंड का गठन 1968 में 16वें राज्य के रूप में किया गया। तो नागालैंड का गठन 1968 में किया गया। और हरियाणा का गठन जो है सहाय आयोग जो गठित हुआ था 1966 में, उसकी सिफारिश पर 70वें राज्य के रूप में 1966 में हुआ हरियाणा का। और जो है त्रिपुरा का जो गठन हुआ वो 20वें राज्य के रूप में 1972 में इसका गठन हुआ। और गोवा का गठन हुआ 1987 में, और नागालैंड का गठन हुआ 1968 में, लेकिन 1968 होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1963 ही इसमें होना चाहिए। 1963 में जो है नागालैंड का गठन हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। यहाँ पे भी 1963 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। दूसरा कथन है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि मूल रूप से संविधान ने 7 जो है मूल अधिकार प्रदत्त किए हैं, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संपत्ति का अधिकार और जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदत्त किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
जबकि दूसरा कथन है ये नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों विशेषताओं वाले होते हैं। जबकि तीसरा कथन है संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकता है। तो सही कथन को चुनना है तो दूसरा तीसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जो है मूल अधिकारों में से कुछ सिर्फ जो है नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है बीसीसीआई नहीं सम्मिलित है, क्योंकि ये जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ आयोग है और मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इस तरह से जो है इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में क्या क्या शामिल है वो हम बताते हैं। तो पहला है कि जो है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत को संसद और राज्य सरकार की विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि। इसके अलावा कुछ और जो है वैधानिक तथा गैर जो है संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC और सेल इत्यादि सम्मिलित है। लेकिन बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में शामिल ही नहीं है और इस बोर्ड का गठन किसी कानून द्वारा नहीं किया गया और बोर्ड की शेयर पूंजी का कोई भी हिस्सा सरकार के पास भी नहीं है। इसलिए ये जो है यह बोर्ड जो है क्रिकेट के क्षेत्र में एकाधिकार रखता है और यह जो है किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा प्रदत्त दर्जा जो है प्राप्त किए हुए नहीं है या संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 14 है भारतीय विदेशियों तथा कंपनियों सभी के लिए उपलब्ध है। दूसरा कथन है विधियों की समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल का है। तीसरा कथन है विधियों की समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ में है तथा विधि के समक्ष समता सकारात्मक संदर्भ में है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा तीसरा यहाँ पे जो है असत्य है, जबकि पहला यहाँ पे सही है। दूसरा तीसरा इसलिए असत्य है, दूसरे में कहा गया है कि विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल का है। ब्रिटिश विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों की समान संरक्षण को ब्रिटेन के बजाय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो है समान संरक्षण की बात हुई है, तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा इसलिए गलत है और पहला कथन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि अनुच्छेद 39 की धारा ख तथा उपधारा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। जबकि कारण आर दे रखा है कि संविधान के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 56 में ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कथन ए तो सही है परंतु कारण आर जो है वो गलत है यहाँ पे। क्योंकि ये जो कथन है कि संविधान के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। लेकिन जो है ये इसका जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है और इसके संदर्भ में जो है कथन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, इसकी व्याख्या की थी, ना कि संविधान ने। इसलिए जो है इसका कारण गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर राज्य किसी नागरिक के प्रति विभेद नहीं करेगा? धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान और मूल वंश। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है। चौथा निवास स्थान यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की जो है व्यवस्था है, विभेद और केवल।
विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। संविधान किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति की सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? तो ये व्यवस्था 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत किया गया और इसी आधार पर जो है वीपी मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया जो है 1953 में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया जाता है। दूसरा कथन है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 द्वारा परिभाषित किया गया है। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी है कि यह अधिकार पूर्ण रूप से केवल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। तो सही कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा तीसरा यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है और इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता प्रदान है। अतः यह कुछ व्यक्तियों की सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। और दूसरा इसमें गलत है, तीसरा भी इसमें गलत है, क्योंकि पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी थी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इंदिरा साहनी केस जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इंदिरा साहनी केस जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण से संबंधित है। बालाजी राघवन केस जो है पुरस्कार उपाधियों के संबंध में है। और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस जो है अस्पृश्यता संबंधी केस है। और गोपालन मामला जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे 62 में देखा जाए तो यहाँ पे संपत्ति खरीदने का अधिकार जिसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न में से किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता? पहला है अंगूठे के निशान या रक्त जांच की अनिवार्यता। दूसरा है भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर। तीसरा है मौखिक बयान देने के लिए। तो यहाँ पे जो है मौखिक बयान देने के लिए उसे जो है विवश नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस फैसले को मेनका गांधी मामले में पलट दिया गया? तो ये जो है गोपालन मामला था जिसको मेनका गांधी मामले में पलट दिया गया, क्योंकि प्रसिद्ध गोपालन मामला जो 1950 में था, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मेनका गांधी मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः उच्चतम माननीय न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण को दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन असत्य है, क्योंकि साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, मिलान करना है। धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो यह जो है अनुच्छेद 25 के तहत जो है सम्मिलित है। और धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में आता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 27 में जो है वर्णित है। राज्य विधि से पूर्णता पोषित जो है प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 28 में आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 29 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के प्रावधान नागरिकों अर्थात अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों को दोनों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा, क्योंकि यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। और एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। दूसरा कथन है उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, वहीं उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। तो यहाँ पे सही कथन को देखना है, तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 70 नंबर, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना से संबंधित है, ये सही है। प्रतिषेध का संबंध जो है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश देने से संबंधित है। और परमादेश से का मतलब है सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाने से संबंधित है। और जो है अधिकार पेक्षा का मतलब है लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसी संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, जबकि दूसरा कथन है कि उद्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। तीसरा कथन है इनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो टोटल 2 कथन सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नीति निदेशक तत्वों में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है? माफ कीजिए, प्रेरित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 45, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि अनुच्छेद 45 उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 43 खा। यह संविधान जो है मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चंपकम दोराई राजन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकार वरीयता की गई, जबकि दूसरा कथन है कि गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जबकि तीसरा कथन है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान ने यह घोषणा की
कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, केवल तीसरा। दूसरा, पहला दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि चंपकम दोराई राजन मामले में जो 1951 में था, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरीके के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी माने जाएंगे। इसके अलावा गोलकनाथ मामले में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में जो है उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में निदेशक तथ्यों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 24वें संशोधन अधिनियम में यह घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 76, अनुच्छेद 31 गा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों की वर्तमान संबंधों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि मूल अधिकार जो है नीति निदेशक तथ्यों पर उच्चतर है तथा निदेशक तथ्यों को लागू करने के लिए अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया। दूसरा कथन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संतुति देनी थी और समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा कथन है कि मूल कर्तव्य नैतिक तथा नागरिक दोनों प्रकार के हैं। तीसरा कथन है मूल कर्तव्यों की तरह ही मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए है। चौथा कथन है कि नीति निदेशक तथ्यों की तरह ही मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो असत्य कथन को देखा जाए तो यहाँ पे पहला और तीसरा यहाँ पे जो है पहला और तीसरा यहाँ पे क्या है, पहला तीसरा यहाँ पे क्या है, असत्य है, जबकि दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। पहला तीसरा असत्य इसलिए है कि अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों की घोषणा की गई। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है तो कुछ नागरिक कर्तव्य। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। इसके अलावा जो है कहा जाए तो जो है दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि ये मूल भारतीय परंपरा और पौराणिक कथाओं तथा धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है, इसलिए जो है ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जबकि चौथा इसलिए गलत है क्योंकि निदेशक तथ्यों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लेख होता है? तो पहला है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना का विकास करना। तीसरा है देश की रक्षा करना। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। पांचवा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। दूसरा कथन है संसद इन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है।
और तीसरा कथन है संविधान के भाग 20 के अनुसार 368 के तहत ही संशोधन संभव है। तो सही कथन को देखना है तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है, एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं और यह बहुमत जो है प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 82 में देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? 82 में जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि विधेयक सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ये कथन यहाँ पे असत्य है। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के बाद है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य कर रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन से उपबंध सिर्फ विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं? पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, दूसरा है 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, तीसरा है चौथा है दूसरी अनुसूची में संशोधन, छठा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। यहाँ पे पहला, दूसरा और छठवां जो है सही है। बाकी जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने से शक्ति और इसकी प्रक्रिया को जो है स्वयं के रूप में जो है संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। संसद के विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 86 में देखा जाए तो अवसरों की असमानता समाप्त करना 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है विस्तृत किया गया है और बच्चों के स्वरूप विकास के लिए और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं को सुरक्षा प्रदान करना जो है 42वें संविधान संशोधन में किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना 97वें संविधान संशोधन में जो है उद्धरण किया गया है। जबकि डी ऑप्शन में है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना 46वें संविधान संशोधन के तहत जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत प्रकीर्णित किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 86 का जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है, जबकि कारण है कि संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक जो है विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। यहाँ पे देखा जाए तो कथन ए तो सही है, परंतु कारण आर भी यहाँ पे सही नहीं, कथन यहाँ पे गलत है
और कारण यहाँ पे जो है सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके लिए आधार है? तो ये जो है देश के शासन और प्रशासन के लिए आधार है, देश के शासन और प्रशासन के लिए आधार है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है स्पेन से लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, राज्य अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारी पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो चारों में लगा सकते हैं, भारत की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19(2) के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, राज्यों की स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राज्यों की स्थापना के अनुसार क्रमानुसार करें। तो 91 में देखा जाए तो सिक्किम को जो है 1975 में 22वें राज्य के रूप में नामित किया गया, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में 24वें राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ को 2000 में 26वें राज्य के रूप में। ये जो था 22वां राज्य था, ये जो था 24वां राज्य, एक मिनट, ये 24वां राज्य था, ये 22वां राज्य था, ये 26वां राज्य था और झारखंड जो है 28वां राज्य था। 2000 में बना कौन सा 28वां राज्य। इस प्रकार से यहाँ पे 91 का सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित है? अनुच्छेद 20 से संबंधित कौन सा है? तो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से संबंधित है ये प्रावधान। अगला क्वेश्चन नंबर 93, वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। यह समिति 1999 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, 9वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 31 खा से है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और यह 2006 में पारित किया गया और 2008 अप्रैल में इसमें मुहर लगाई गई और इसके तहत जो है पिछड़े वर्ग को 27% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारत का संविधान संघीय संरचना है जो केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार की शक्ति को विभाजित करता है? वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है लेकिन न्यायिक शक्ति में विभाजित नहीं करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है न्यायिक शक्ति में इसलिए विभाजित नहीं करता है क्योंकि संविधान ने केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करने के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली भी विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून नहीं बना सकती है, जबकि दूसरा कथन है कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। तो यहाँ पे जो है 97 में देखा जाए तो जो है दूसरा कथन यहाँ पे जो है सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि संसद जो होती है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र तथा भारत के राज्य क्षेत्र में वर्तमान में सम्मिलित कोई अन्य क्षेत्र शामिल है तो यहाँ पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, नीचे दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान को भरें। तो संविधान का अनुच्छेद जो है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 4 कथन दिए गए हैं तो कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है।
पहला कथन है कि संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार नहीं है। अधिकार है लेकिन कुछ विषयों में सीमित दायरे में है अधिकार, ठीक है। समान परिस्थिति में जो है राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय में कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अगला है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में केवल संसद ही कानून बना सकती है, ये भी कथन गलत है, राज्य भी बना सकता है। और अंतर्राज्यीय व्यापार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही नहीं है। और कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत है, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। एक ही कथन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू करने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है या हो जाती है। दूसरा कथन है आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद ये कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना, या तीसरा है जब राज्य अनुरोध करते हैं, चौथा है जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने को कहता है, पांचवा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, छठा है जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है। तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, पांचवा, छठा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा क्यों नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। चौथा इसलिए नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित नहीं रख सकते। दूसरा कथन है केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है कि वह वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे। यहाँ पे कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे और सुरक्षित रखे। जबकि कथन पहला इसलिए गलत है क्योंकि चूंकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सरकारी आयोग का गठन सरकार जनता संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। दूसरा कथन है सरकारी आयोग का गठन 1981 में किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। दोनों कथन गलत है क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 212 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। दूसरा कथन है संविधान संसद को देता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, राज्य मंडार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई। दूसरा कथन है इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जाँच के लिए किया गया था। तीसरा कथन है समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपी थी। यहाँ पे देखा जाए तो पूछा गया कि सही कथन कौन सा है। तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1969 में
तमिलनाडु सरकार ने यानी डीएमके सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के पूरे सवाल की जांच करने और राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय राज्य मंडाल समिति नियुक्त की और समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को सौंपी थी। इसलिए पहला तीसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत की गई। दूसरा कथन है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा कथन है इसका गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह चौथा कथन है यह करों से प्राप्त शुद्ध आय को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने के बारे में वित्त मंत्री को सिफारिश करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा है, तो दूसरा कथन यहाँ पे केवल सही है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी जो है सारे गलत हैं, क्योंकि इसका जो है इसके बारे में 280 अनुच्छेद में विवरण दिया गया है और इसका गठन जो है इसका गठन प्रत्येक वर्ष नहीं हर 5वें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह जो है करों से प्राप्त शुद्ध आय का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण तथा राज्यों के बीच इस आयों का आवंटन करता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, पूंछी आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई। दूसरा कथन है इसकी अध्यक्षता मदन मोहन पूंछी ने की। तीसरा कथन है इसके लिए अंतर्राज्यीय संबंधों के मुद्दों पर गौर करना आवश्यक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला और तीसरा जो है कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग जो है जो भारत सरकार द्वारा 2007 में जो है स्थापित किया गया और जो है और इसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन पूंछी ने की और ये भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश थे और जो है इन्होंने जो है 2 दशक पहले सरकारिया आयोग द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे पर विचार किए जाने के बाद से भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो बड़े परिवर्तन हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर विचार करना आवश्यक हो गया था। इसलिए इस आयोग का गठन किया गया और आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 इससे संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु है और अनुच्छेद 243 ए जो है वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 248 विधान बनाने की जो है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानूनों को अपनाने की जो है संसद की शक्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अनुच्छेद 1 को सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसका चयन करें। तो अनुच्छेद 253 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 253 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरे से अनुच्छेद 262 का संबंध है अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का जो है न्याय निर्णय करने के लिए। अनुच्छेद 263 का संबंध है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान करने के लिए। यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा कथन है अनुच्छेद 279 ए राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है। तीसरा कथन है यह परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है ऊपर के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, किस आयोग की सिफारिश पर
वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा राज्य मंडार समिति केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है और पूंछी समिति भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। जबकि जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी। किसकी सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है? इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य शामिल है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 द्वारा की गई। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। इन्हें संसद के एक अधिनियम यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, ना कि 1958 द्वारा। और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तर पूर्वी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया और पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत आती है। तीसरा कथन है पूर्वोत्तर परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। जबकि चौथा कथन है 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला और चौथा कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी परिषद क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त बनाई गई थी। तो यहाँ पे ये गलत है। और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा की गई। ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए किया गया? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इसमें सम्मिलित थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के जल विवादों का निर्णय लेने के लिए 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 28 में निहित है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य पूरी तरीके से केंद्र के निर्णय में आ जाते हैं। तीसरा कथन है आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। तो कौन सी कथन यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपातकाल के दौरान जो है केंद्र सरकार शक्तिमान हो जाती है और राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में किसी औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है और समान समय में संघीय से लेकर आपातकाल के दौरान एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है। और जो आपातकाल का प्रावधान है वो संविधान के 28वें भाग और अनुच्छेद 352 से 360 तक में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। तो अनुच्छेद 352 का जो है मिलान है 352 का मिलान है, इसका मिलान है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाना है। और 356 का मिलान होगा जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लगाया गया। और 360 का है वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1956 में लगाया गया, जबकि दूसरा कथन है इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा कथन है लोकसभा इसके निरसन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, जबकि पहला और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अभी तक देखा जाए तो 1950 से अब तक 125 से ज़्यादा मौक़ों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है,
और इसके अलावा कई मौक़ों पर राष्ट्रपति शासन राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से मनमाने तरीके से भी लगाया जा चुका है। इसलिए अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और सर्वाधिक आलोचना वाला प्रावधान बन गया है। और पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाया गया। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अनुच्छेद 352 के मामले में जो है लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। और अनुच्छेद 356 के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1992, 65, 1971। कथन है कि अनुच्छेद 355 केंद्र पर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व डालता है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है, जबकि जो है दूसरा यहाँ पे सही है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा अक्टूबर 1962 में नेफा जी से उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण जारी की गई थी और यह जनवरी 1968 तक जारी रही। इसलिए 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के समय एक नई घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वाक्यांश जोड़ा गया। दूसरा कथन है जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं कर सकते। तीसरा कथन है इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। चौथा कथन है आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून नहीं बना सकती। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 120 में देखा जाए तो यहाँ पे इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। पहला इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है पहले से ही सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, जिसने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को जो है प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो है 42वें की जगह 44वां होना चाहिए। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। और इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम या रद्द कर सकते हैं। ऐसा संशोधन वित्त वर्ष के अंत तक जारी रह सकता है, जिसके बाद आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। और इसे राष्ट्रपति अकेले रद्द नहीं कर सकते, लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। और जो है संसद द्वारा सूची में सूचीबद्ध विषयों पर केवल स्वयं ही कानून बना सकती है, अर्थात वह उन्हें किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को नहीं सौंप सकती है। इस प्रकार से यहाँ पे कोई सभी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया। दूसरा कथन है भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा केवल 16% का योगदान देती है। यहाँ पे असत्य कथन को खोजना है 121 में। यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने और यूरोपीय संघ ने भाग लिया। और भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा केवल 1.6% का ही योगदान रखती है। इसलिए दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की। दूसरा कथन है सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। और जो है तीसरा कथन 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी 32.8%
रही और पुरुषों की जो है 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम थी। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो है यहाँ पे केवल जो है तीसरा कथन सही है, बाकी पहला दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है, वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति औसत भोजन बर्बादी 132 किलोग्राम थी। और तीसरा नंबर है, ठंडे देशों के घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य वेस्ट उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि जो है कुल भोजन की बर्बादी का जो है 60% हिस्सा घरों से आता है, जबकि खाद्य सेवाओं का हिस्सा 28%, रिटेल और रिटेल का हिस्सा 12% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन दुर्गा शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम जवाहर पॉइंट नाम रखा। तो यहाँ पे असत्य कथन का जो है चयन करें। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी, और प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा, जबकि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जवाहर पॉइंट नाम का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मिसाइल से है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध अशांत हैती से भारतीय नागरिकों को निकालकर डोमिनियन गणराज्य पहुंचाने से है। दूसरा कथन है, हैती कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित देश है। तीसरा कथन है, प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे या कितने कथन यहाँ पे असत्य हैं। यहाँ पे 2 कथन असत्य हैं, कौन कौन से ये बात करते हैं हम। तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को भूटान नरेश ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान नागरिक ऑर्डर ऑफ द डुक जो है ग्लाइपो से सम्मानित किया, ना कि नेपाल ने। तो ये तीसरा गलत हो गया। और जो है भारत ने अशांत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर पड़ोसी डोमिनियन गणराज्य पहुंचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया, ये सही है। और कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित हैती हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिमी 1/3 हिस्से पर स्थित है, ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे 2 गलत है, दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है, मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। दूसरा है, चाट झील का आकार जो है पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे जो है असत्य है? पहला, यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है। तीसरा कथन है, रिपोर्ट में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है पहला गलत है कि भारत वास्तव में 108वें स्थान पर है, हालांकि 2021 में भारत जो था 191 देशों में 122वें स्थान पर था। और जीआईसी 2011 की तुलना में जीआईसी 2012 में 14 रैंकिंग की उछाल दर्शाया गया है। और जो है रिपोर्ट में स्वीडन जो है, पहला कथन है यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, ये सही है, और स्वीडन शीर्ष पर है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे जो है डेनमार्क जो है पहले पायदान पर है। 2 कथन यहाँ पे असत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्न कथनों पर विचार करें।
भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। सेला सुरंग का निर्माण NHAI द्वारा किया गया है। यह तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लेन सुरंग है। तो सत्य कथनों को देखना है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जबकि इसका निर्माण NHAI नहीं BRO द्वारा किया जा रहा है और यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 11.84 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पे चौथा भी यहाँ पे गलत था, दूसरा भी गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। जबकि दूसरा कथन है नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। तो सही कथनों को देखना है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 तक 3 साल की अवधि के लिए 349.73 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि जो है स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। ढाका को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। जबकि तीसरा कथन है कि बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है। तो यहाँ पे देखा जाए सारे ही कथन असत्य हैं। सत्य के लिए पूछा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे प्रदूषित देशों के रूप में घोषित किया गया है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है। सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है और इस रिपोर्ट में 134 देशों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 132। चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है स्पेस बाउंड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, जो इस ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और हाल ही में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नामक एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया गया है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों तथा स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करेगा। अगला है 133 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जो है त्रिशूल लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बताना सही कथन कौन सा है। तो दूसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है निशांत को जो है यह पुरस्कार मिला है 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, ना कि जो है प्रशांत को मिला है। और 1995 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक आलोचक देवी शंकर अवस्थी के नाम पर स्थापित यह हिंदी भाषा के युवा आलोचकों को हिंदी आलोचना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। चर्चा में रहे स्थल जो है पांडउला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना से संबंधित है और यह जो है तेलंगाना में विशेष भू 14 विरासत स्थल नामित किया गया है, उसी से संबंधित है। यह जो है वहाँ के हिमाचल की पहाड़ियों से काफ़ी पुराना रिश्ता है इसका। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। दूसरा कथन है कि विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। तो असत्य कथन को देखा जाए तो दोनों ही असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह अभ्यास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच जो है द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है समुद्री तट जो है काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली नई बीमारी विचेक ब्रूम की खोज की गई। यह एक राइफल का प्रकार नहीं बल्कि एक बीमारी थी, फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सक्षम ऐप सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है कि डोल जात्रा महोत्सव भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि ये जो है राधा कृष्ण को समर्पित है, इसलिए ये गलत है। और ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसलिए ये भी गलत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि हाल ही में त्रिपुरा की 2 पारंपरिक वस्तुओं जो है माताबारी पेड़ा जो प्रसाद के रूप में है, और जो है रिंगाई पचरा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और ये जो है नागालैंड के नहीं त्रिपुरा के थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जबकि अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ग्यालसुंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है। दूसरा कथन है गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तीसरा कथन है जो है सिविजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन सही है, जबकि पहला और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत ने ग्यालसुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी जारी की है। और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य जो है भारतीय वायुसेना ने जो है मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई गगन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित जो है फोल्ड फायरिंग रेंज में किया था। तो इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा गलत है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है, सिविजिल ऐप को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, IMT ट्रिलेट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। दूसरा कथन है यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तीसरा कथन है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाण इसमें भाग लेंगे। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है, जो कि पहला कथन यहाँ पे सही है कि 3 देश इसमें शामिल थे, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। जबकि तीसरा चरण नहीं था, ये दूसरा चरण था, और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग ले रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, पॉइंट नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कौन से कथन जो है असत्य है। असत्य के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन है कि ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। दूसरा कथन है यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। तीसरा कथन है यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे सत्य तो जो है सभी कथन है, असत्य तो कोई सभी है ही नहीं। यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे असत्य है। तीसरा यहाँ पे असत्य है, क्योंकि इसका आयोजन जो है पटना में किया गया, और जो है पटना में किया गया। बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, और जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। और जो है कहा जा रहा है कि जो है रामनाथ गोयनका साहित्य लेखन से है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, सरकारी ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रसंस्करण में मानवीय हस्तक्षेप को काफ़ी हद तक समाप्त कर देता है। दूसरा कथन है सरकार ने विक्रेताओं के लिए जेम पोर्टल पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर मूल देश का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। जबकि तीसरा कथन है यह भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के प्रवेश को सीमित करता है। यहाँ पे कितने कथन सही हैं? यहाँ पे पहला, दूसरा, दो कथन सही है और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि जो है जेम भारतीय बाजार में विदेशी बोलीदाताओं के प्रवेश को सीमित नहीं करता है। इसके बजाय यह सरकारी खरीदों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और आपूर्तिकर्ताओं के एक बड़े पूल तक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सख्त टैरिफ कटौती के साथ मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना है। जबकि दूसरा कथन है कि निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार IPEF के जो है स्तंभों में से एक है। तीसरा कथन है IPEF में भाग लेने वाले सभी देशों ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सही के लिए पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, माफ़ कीजिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, डबल स्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं के विरुद्ध ग्रही रक्षा की विधि का परीक्षण करना है। जबकि दूसरा कथन है यह मिशन गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके जो है क्षुद्रग्रह निक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। तीसरा कथन है मिशन की सफलता के मानदंडों में क्षुद्रग्रह डीडीमोस के एक उपग्रह डीमोफोर्स की कक्षा को पूरी तरीके से बदलना शामिल है। यहाँ पे सही कथन कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा कथन सही है, यानी टोटल 2 कथन सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147 नंबर, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देशों में से कोई भी सबसे खुशहाल देशों में शामिल नहीं है। जबकि दूसरा कथन है रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में युवा पीढ़ी अपने पुरानी पीढ़ियों की तुलना में अधिक खुश थी। तीसरा कथन है सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में सुधरी है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, यानी 2 कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि विश्व प्रसन्नता 2024 की रैंकिंग में भारत जो है पिछले वर्ष की तरह ही 143 देशों में 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?